दोस्तों, आज पेश है तुलसी कॉमिक्स की फूलों का चमत्कार। ये कवर चित्र है दोस्तों। चलो पेश शुरू करते हैं दोस्तों। वैभव वैभवगढ़ के राजा सुरेंद्र सेन, जो वैभवगढ़ ही नहीं बल्कि आसपास के 10-20 राज्यों पर न्याय करने के लिए मशहूर था। इधर कुछ दिनों से उसी राजा सुरेंद्र सेन के मिजाज कुछ अजीब परिवर्तन हुआ। वह ऋतु सेन महल के दरबार में बिल्कुल ठीक ठाक पहुंचा, लेकिन राज सिंहासन पर बैठते ही उसके दिमाग सनक जाता। और छी, तुम्हारे घर आज रात चोरी होगी और चोर तुम्हारे घर का एक एक सामान चोरी करके ले जाएंगे। जी महाराज, जी महाराज। और मूर्ख कहीं के, यदि तुम अपने घर की में प्रति इतने लापरवाह न होते, तुम्हारे घर में चोरी नहीं होती। तुम्हें तुम्हारी लापरवाही का दंड तुम्हें मिलेगा। सैनिकों, इस लापरवाह को इसी समय 50 कोड़े लगाए जाएं। जो आज्ञा महाराज। नहीं, उसका आदेश, उनका आदेश ही हा हा हा। सड़क सड़क सड़क। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं मर जाऊंगा। उफ 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 उफ। और उसकी सज़ा पूरी होने के बाद महामंत्री जालिम सिंह, अब आप उस चोर को खोज करवाइए जिसने इसके यहाँ चोरी की है। उसे मिलने पर उसे 100 स्वर्ण मुद्रा इनाम दे। उफ, पता नहीं महाराज का दिमाग को क्या हो गया जा रहा है। यह नायक जाने यह न्याय की जगह अन्याय क्यों करने लगे हैं। आखिरकार उन्हें चोरी आखिर उन्हें अपने चोरी के पैसे में बिना पकड़े पाए कामयाबी की और मंजिल की जो तय है की है ही। उफ, लगता है महाराज सटिया गए हैं। ये भी कोई न्याय हुआ। और बड़े से बड़े आचार्य को ये बात तो यह कि यदि उनकी यह सनक खत्म हो जाती तो एकाक ये गंभीर हो जाता। महामंत्री जालिम सिंह, इस बात का कोई हमेशा ख्याल रखना कि हमारे राज्य में कभी कोई इंसान भूखा न सोए। ढोंगी कहीं का, उसे बेचारे की खाल मुफ्त में खिंचवा दी। और अब जी महाराज, जी महाराज। जी महाराज। और राजा इसी असमझ में पूर्ण रवैये से कारण प्रजा के मन ही मन अविश्वास की भावना जन्म लेने लगी। अरे, अपना राजा तो सनकी है, सनकी, और एक रानी भला क्या न्याय करेगा। न्याय करना क्या जाने। हाँ, वाकई यह कोई न्याय हुआ। चोर को 100 स्वर्ण मुद्राएं और फरियादी को 50 कोड़े। हाँ, यह इंसान नहीं, यह बल्कि को राक्षस का न्याय करने की अंदाजन अपना रखा है महाराज, हमारे महाराज ने। और इस स्थिति का फायदा उठाने के लिए तैयार खड़े थे राजमंत्री जालिम सिंह। हाँ हाँ हाँ, अब जल्दी ही मेरा सपना पूरा होगा। योजना अनुसार मैं जल्दी ही प्रजा के मन में जन्मों ले चुकी उनकी असंतोष की भावना को विद्रोह के रूप में ले लेगी। और हा 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 हा, इस दासियों द्वारा रानी मुकदमा को राजा की सनक के बारे में पता चल लग चुका था। उपी, मेरी यह समझ में नहीं आता कुछ समय से महाराज को क्या हो गया है। जो भी हो जाता है वह वही ठीक है। इस तरह प्रजा का राजा पर विश्वास उठ जाएगा और आएगा, और कोई न मांगने कौन मांगने आएगा न्याय।
हे भगवान, मेरे तो समझ में नहीं आता अब क्या किया जाए। और जब महारानी राजा से यह बात करती, असंभव, हम भला ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम अपनी प्रजा के साथ सपने में भी अन्याय नहीं कर सकते। मधुतलता, उफ, यह मेरी बात नहीं सुनने को तैयार नहीं है। बीते दिनों के साथ इस बारे में रानी मधुदलता की चिंता बढ़ गई। तब एक दिन मन ही मन फैसला करके वह विश्वास पात्र सैनिकों को बुला, सैनिकों, तुम्हें यह पत्र राजकुमार वीरसेन को पहुंचाना है, लेकिन खबरदार इस पत्र के बारे में महाराज तक पता न चलना चाहिए। और सैनिकों वो पत्र लेकर कुलगुरु शंकराचार्य के आश्रम में पहुंचे। कुलगुरु महारानी ने यह वीरसेन के लिए पत्र भेजा है। वो सामने राजकुमार अभ्यास कर रहे हैं, पत्र उन्हीं को दे दो। और पत्र पढ़ते राजकुमार वीरसेन के माथे की लकीर की परछाइयाँ तैरने लगी। ओह, खबर बहुत बुरी है। और राजकुमार तुरंत ही कुलगुरु के पास पहुंचे। उन्हें उस पत्र के बारे में बताया। वीरसेन, लगता है महाराज की दशा ठीक नहीं है, तुरंत ही अपने पिता की सेवा में पहुंचना चाहिए। कल ही गुरु पूर्णिमा है, तुम परसों ही वैरवगढ़ के लिए रवाना हो जाओ ना। जो आज्ञा गुरुदेव। और तीसरे दिन कुलगुरु से आशीर्वाद लेकर राजकुमार वैभव के लिए रवाना हो गई। यह बात मेरी समझ में नहीं आती। राज दरबार में पहुंचते ही पिताजी को कुछ देर के लिए अपना आपा क्यों खो बैठते हैं। तभी जंगल से गुजर रहा था, तभी घुर्र घुर्र बचाओ। अरे देखो, कौन भाग्य की मारी वनराज के सामने पड़ गई और शेर अपने शिकार पर छलांग लगा दी। नहीं, और उसी पल, ऐसा नहीं हो सकता वनराज। अगले ही पल शेर राजकुमार के सामने थे। वनराज, मैं तुम्हारी दहाड़ से डरने वाला नहीं हूँ। ओह, यह युग तो शेर के सामने ऐसे खड़ा है जैसे कोई पालतू कुत्ते के सामने खड़ा हो। शेर ने भी उसके मन की बात समझ गया और अगले ही पल घुर और आश्चर्यजनक। और फिर जल्दी ही धिक्कार है तुम पर, जो वनराज अपने ही वन में तुम दुम दबाकर भाग खड़े हुए। वाह मित्र, वाकई तुमने तो एक वीर पुरुष हो। राजकुमार पलटा। अरे, क्या तुम अपने जीवन की रक्षा करने वाले वीर पुरुष का नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम वीरसेन है। कुलगुरु से अपनी शिक्षा समाप्त करके वापस घर लौट रहा था कि हूँ तुम्हारा बहुत आभारी हूँ मित्र। तुम शायद नहीं जानते कि तुमने मेरी जान ही एक ही जान बचाई है। मेरी जान ही एक और जान भी बचाई है। एक और जान? कौन जान भाई? मेरे अंधे पिता और मेरे साथ जंगल के रास्ते में है। ओह, क्या तुम अंधे पिता के साथ इबियावन जंगल में रहते हो? हाँ। देखो भाई, तुम्हें मित्र कहा है, इसलिए मेरी एक सलाह तो ज़रूर माननी होगी। तुम अपने पिता के साथ बस्ती में रहने की व्यवस्था कर लो, क्योंकि मैंने अभी देखा कि तुम अपनी रक्षा के लिए करने के लायक नहीं हो। ज्ञात बात तो तुम्हारे ठीक कहते हो मित्र, लेकिन अपने अहम उद्देश्य की पूर्ति के लिए फिलहाल इस जंगल में ही रहूँगा। कैसा उद्देश्य है? वैसे मैं वैभवगढ़ के राजा ऋतुराज से उसके परिवार को बदला लेना है। मुझे ऋतुराज के परिवार से बर्बादी का बदला लेना। क्या? हाँ, उस दुष्टाशा के कारण एक मेरी ही नहीं बल्कि बहुत से हंसते खेलते परिवार मौत की आंसू बहाने के मजबूर है। भाई, मुझे भी पूरी बात बताओ तो
वो भी जल्दी। उफ, यह कैसी भाग्य की विडंबना है कि मेरे पिता का अपमान कर रहा है और मैं चुपचाप विवश हूँ। तो सुनो, आज से 6 माह पहले अपने पिताजी का सातवें वो गढ़ में रहती थी। तुम्हारा परिवार खुशहाल, हमारा परिवार खुशहाल था, रहती थी। और कहाँ क्या मतलब। और एक दिन जब उसके अपने पिता के साथ बाजार जा रही थी तो हमारी आंखों के सामने एक हत्या हुई। उफ, यह तो हरनाम था, लेकिन इसने अपने सगे भाई की हत्या क्यों कर डाली। तब हमारे पिता अपना फर्ज मानकर राजा दर के दरबार में पहुंचे और राजा के सामने हत्याकांड का बयान किया। तो तुमने अपनी आंखों के सामने हत्या होती देखी? जी महाराज। तब हत्यारे ने भी दरबार में बुलाया गया और उस पागल राजा ने न्याय के नाम पर हमारे परिवार को बर्बाद कर डाला। ही इसकी आंखों के सामने हत्या की थी, हत्या होती देखी। लेकिन लेकिन क्यों देखी तुमने? इसकी सज़ा मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। ही सैनिकों, इसकी आंखें निकाल दो। नहीं। और मोहम्मद जालिम सिंह, उस बहादुर जिसने सरेआम बहादुरी का परिचय देते हुए अपने भाई को मार डाला, 1000 स्वर्ण मुद्रा का नाम दो। जी महाराज। जब इस दुष्ट ने मेरे पिता की दोनों आंखों की दृष्टि छीन ली और भेंट चढ़ा दी और घर में मेरी माँ सदमा बर्दाश्त न कर सकी और अपने प्राण गंवा बैठी हो। और तभी से मुझे पता चला कि ऋतुराज सनक में शिकार कुछ और परिवार है। ऋतुराज की सनक का शिकार कुछ और भी परिवार हैं जो बदला लेने के लिए इस जंगल में ही रह रही हैं। और तब से हम इस जंगल में, मेरा मतलब आ गया। रहने दो मित्र, तुम्हारी पूरी कहानी सुनने के बाद समझ में आ गया है भेद, तो मैं जान ही गया हूँ। और तब उस युवक ने अपने चेहरे से लगी डंडी मुझसे नोची और बाल विशेष ढंग से लटका दिए। आह, यह मेरा असली रूप, मेरा नाम चारुलता है। ओह, तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन तुम्हें पुरुष का रूप धारण किया है। राजा ऋतुसेन अपने परिवार की बर्बादी का बदला लेने के लिए डाकू चंदा सिंह के गिरोह में शामिल होना था, लेकिन उस गिरोह में स्त्री नहीं शामिल किया जाता, इसलिए मुझे पुरुष का वेश धारण किया। ओह, और जहाँ तक मेरा ख्याल है, चंदा निर्भीक सिंह राजा उसकी सनक का शिकार होने के बाद ही डाकू बना है। हाँ, तुम उसके गिरोह में सिर्फ वही लोग हैं जो राजा सनक के शिकार हैं और बदला लेना चाहते हैं। ओह, तब तो मुझे डाकू चंदा सिंह के गिरोह में शामिल होने जाऊंगी। नहीं, अब मैं वहाँ नहीं जा सकती क्योंकि मेरा बहरूप तो उतर गया। तो चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, आगे निकल जाऊँगा। चलो, वह रहा मेरा घर। हूँ। अच्छा चारू, मैं चलता हूँ। ईश्वर ने चाहा तो जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी। ठीक है, मैं उस शुभ घड़ी का प्रतीक्षा करूँगी। और माँ का पत्र केवल पढ़ने पर चारुलता की जुबानी उसकी कहानी सुनने के बाद मुझे यकीन हो गया है कि पिताजी महाराज इसका इतने अन्यायी हो सकते हैं। अब शाम होते होते राजकुमार वीरसेन राजमहल पूछा। अरे राजकुमार, आप अभी महारानी को खबर करती हूँ। राजकुमार, तुम अचानक? वो पिताजी महाराज, मैंने सोचा अचानक पहुंचकर आपको चौंका दूं। वाह राजकुमार, यह नहीं जानते थे कि तुम अचानक यहाँ पहुंचोगे। मुझे कितनी खुशी हुई है, और अपने बेटे को सामने देखकर मुझे भी बहुत खुशी हुई माता श्री। और फिर माता पिता पुत्र का मिलन हुआ। और उधर मंत्री जालिम सिंह
कक्ष में। आप सब लोग मेरी योजना समझ गए होंगे। जी महाराज, जी महाराज। और फिर कब? फिर मुझे कल दरबार में मिलेंगे, ठीक है। और दूसरे दिन दरबार में ऋतुसेन सिंहासन पर बैठते ही घोषणा की, राज दरबार की कार्यवाही प्रारंभ की जाए। जी महाराज। मुझे देखना है कि क्या वाकई पिता बुरे हैं या किसी षड्यंत्र में तहत उसके नाम पर गलत अफवाह फैलाई जा रही है। फिर मंत्री के सारे सैनिक एक बुढ़िया को राजा के सामने लाए। दवाई हो मारा, दवाई हो। मेरे महीनों खून पसीना एक करके अपनी खेती जब फसल पक गई तो पक कर तैयार हुई तो मेरा पड़ोसी मनसुखन मेरी फसल काट ले गया। ही और मैं लुट गई महाराज, बर्बाद होगी। मेरे साथ अन्याय हुआ, करें महाराज, न्याय करें। अवश्य ही हम तुम्हारे साथ न्याय करेंगे बुढ़िया। ही सैनिकों, इस बुढ़िया को 50 कोड़े अभी इसी वक्त लगाए जाएं और इसके पड़ोसी को अनाज ले गया है उसे सोने चांदी नहीं ले गया। कोई सोना चांदी नहीं ले गया। अरे पिताजी का तो यह रूप देखने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती। और पड़ोसी। ठीक उसी समय महामंत्री जालिम सिंह ने अपने साथियों को इशारा किया। महाराज, ये न्याय नहीं है, अन्याय है। हमें यह अन्याय नहीं होने देंगे। हाँ, नहीं होने देंगे। कौन है राजद्रोही जो हमारे आवाज़ उठा रहा है? मूर्ख राजा, यह प्रजा की आवाज़ है। और इसी के साथ एक पत्थर आकर लगा, तड़ाक। राजा शत्रुसेन पागलपन है यह, इसे मार डालो। यही मौका है। मुझे एक वर्ष की प्रतीक्षा थी। यही मौका है और मुझे इसी एक अवसर की प्रतीक्षा थी। मारो दुष्ट को। मुझे कुछ करना होगा। महामंत्री और राजकुमार विपरीत इरादे राज सिंहासन की ओर लपके और महामंत्री ने राजा सिंहासन पर बेहोश पड़े राजा पर वार करना। लेकिन तभी, ओह दुष्ट जालिम, यह तेरा किया धरा है। हाँ दुष्ट, मैं नहीं तो दोस्त तो तुम जीवित नहीं छोड़ूंगा। ओछरा, और मैं तुम बाप बेटों को एक साथ जीवित नहीं छोड़ूंगा। यह वक्त ये बताएगा कौन किसे जीवित नहीं छोड़ेगा। और दरबार में अफरा तफरी मच गई। मारो मारो, हा हा। तभी पिताश्री होश आ गया और पिताश्री अपने आप को संभालिए। लेकिन यह क्या हो रहा है? प्रजा आपके खिलाफ बगावत कर रही है। हाँ पिताजी, यह सब आने पर बचकर भागने में हमारी भलाई है। सेना दुष्ट राजा को मार डालो। हे। पर राजा सुदर्शन का दिमाग बिल्कुल ठीक काम से कर रहा था। वह वक्त नजाकत को देखता हुआ, बेटे जल्दी से राज सिंहासन पर जाओ। लेकिन कुछ नहीं, मैं कहता हूँ वही कर। और राजकुमार तेजी से राज सिंहासन पर चढ़ गया। टन टन। और इसी के साथ राजा आपके पैर के अंगूठे फिर राज सिंहासन का गुप्त बटन दबाया। अरे यह क्या? रोको नहीं। उफ, भाग गए। उफ, ऋतुदेव संकट में है। समय महाराज यह गुप्त मार्ग मनवाया हुआ था। लगता है ऋतुसेन ने संकट के समय के लिए यह हाँ, लेकिन उसका जीवित बच जाना हमारे लिए हितकर नहीं होगा। ऋतुसेन मुदुकलता के बिना कहीं नहीं जाएगा। और हाँ, आओ रानी के कमरे में देखें। उधर ऋतुसेन और
गुप्त मार्ग से रानी के कक्ष में प्रवेश करे। अरे आप? हाँ मधुसूदना, तुरंत यहाँ का राजमंद महल छोड़ना होगा। लेकिन क्यों? प्रजा विद्रोह पर उतर आई है। ओह, मैं जानती थी एक दिन ऐसा हुआ। लेकिन राजा और रानी वीरसेन बहुत गुप्त मार्ग से कक्ष से बाहर निकले। और उधर, अरे रानी यहाँ नहीं है तो। लेकिन दासी तो कह रही थी कि अपने कमरे में है। लगता है वह दोनों के साथ निकलने में सफल हो गई है। सेनापति, नगर के चप्पे चप्पे पे सैनिक तैनात कर दो। उन तीनों को में से कोई भी जीवित नहीं रहना चाहिए। ठीक है, यही व्यवस्था की जाएगी। उधर राजा शत्रुसेन, ऋतुसेन, रानी, राजकुमार और गुप्त मार्ग से जंगल में पहुंचे। उफ, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि प्रजा एकाक विद्रोह क्यों उतराई। यह सब आपकी सनक का परिणाम है क्या? जानती हूँ कि मयलता, तुम क्या कह रही हो? हाँ, ठीक कह रही हूँ मैं। माँ ठीक कह रही है पिताजी। लेकिन मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? यह चलकर आप अपनी आंखों से देखो। लेकिन उसके लिए आपने मुझे साधारण वेश में चलना होगा। लेकिन इस जंगल में साधारण वस्त्रों की व्यवस्था कैसे की होगी? यह सब मैं कर दूंगा। आप माँ के साथ एक रुक कर मेरी प्रतीक्षा करें। और कहने के साथ ही राजकुमार एक तरफ गया और फिर वह वापस लौटा। लो, यह इन्हें कपड़े अपने कपड़ों पर पहन लो। और फिर थोड़ी देर बाद, लेकिन बेटा यह बताओ कि हम लोग इस समय कहाँ जा रहे हैं? पिताजी, हम इस समय सनकपुर के कुछ परिवारों से मिलेंगे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। भला इस बियानमान जंगल में कौन रहता हुआ? अगले ही पल, अरे वीरसेन, तुम्हारे साथ कौन है? ये मेरे माता पिताजी हैं। प्रणाम प्रणाम, जीती रहो बेटी। वीर चारू, तुम्हें पिता से मिलने आया हूँ। हाँ हाँ, आओ। बाबा, आपकी आंखें की ज्योति कैसे छिन गई? बेटा, यह मुझ पर जुल्म कमीने राजा ऋतुसेन ने किया है। उसकी पूरी बात सुनकर मुझे इस बात का जरा भी विश्वास नहीं आ रहा। पिताजी, यह सच है कह रहे हैं। यही है वह दुष्ट राजा का जुल्म की कहानी सुनाने वाले जंगल में और भी लोग हैं। चारुलता, तुम मुझे डाकू चंदना सिंह के घरों तक ले चल सकती हो, लेकिन तुम वहाँ क्यों जाना चाहते हो? डाकू चंदन सिंह, इसलिए कि मैं उस दुष्ट राजा के जुल्म का शिकार हूँ। वह डाकू चंदा सिंह के गिरोह में शामिल होना चाहता हूँ। उफ, ठीक है, तुम और तुम्हारे पिताजी मेरे साथ यहाँ रह सकते हैं, लेकिन तुम्हारे माँ को भी यहीं रहना होगा। ठीक है, चलो। और चारुलता को जल्द ही पुरुष के वेश धारण किया और अब चलो चलो। चारुलता युवक के वेश में राज ऋतुसेन और राजकुमारी के साथ डाकू चंदा के गिरोह में पहुंची। गौतम, यह मेरे साथ कौन है और क्यों लेकर आए हो? सरदार, यह राजा क्या शिकार है, इससे यह बदला लेने के लिए आपके गिरोह में शामिल होना चाहता है। गौतम, इसका मतलब यह है चारू, इस गिरोह में गौतम के नाम से जान जाती है। ठीक है, ऋतुसेन का प्रत्येक दुश्मन हमारा दोस्त है, हमारा भाई है। कल तुम्हें तलवारबाजी और घुड़सवारी सिखाई जाएगी। जी सरदार। मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैंने इसका क्या बिगाड़ा है जो ये मुझे बुरा भला कह रहा है। और दूसरे दिन ठन ठन ठन, तुम्हारे साथ तो राजा ने अन्याय किया है। तुम डाकू बनने पर मजबूर क्यों हो गए? भाई, तुम डाकू क्यों बन गए? राजा ने मेरे पिता के दोनों हाथ कटवा दिए, लेकिन मेरे कसम खाई है कि मैं उसके दोनों हाथ काटे बिना चैन से नहीं बैठूंगा। लेकिन राजा ने तुम्हारे पिता के हाथ क्यों कटवा दिए?
मेरे पिता वैभवगढ़ के मशहूर पहलवान थे। एक दिन उन्होंने कुश्ती में दौरान पड़ोस के राजा किशन को पहलवान को उठाकर फेंक दिया। आए रे मेरा हाथ तोड़ डाला रे। और फिर जब राजा तक खबर पहुंची, महाराज कुश्ती में तो यह सब होता ही रहता है। नहीं, उप अब क्या हुआ पिताजी? बेटा, अब इतने सारे लोग झूठ नहीं बोल सकते। लेकिन यकीन मानो बेटा, अपनी जान में कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। मेरी खुद समझ में नहीं आता। यह पहली बार जब मैं राजा सिंहासन पर बैठता हूँ, एक भाव सनक जाते हैं। उससे समय उसकी आप याददाश्त नहीं रहती, बाकी समय ठीक रहते हैं। अब तुम ही देख लो, कल से मैं नियंत्रण तुम्हारे साथ हूँ। क्या मेरे व्यवहार में कुछ परिवर्तन आया? नहीं। राजा ऋतुसेन की बात घटनाओं के परिचित हैरान था। और उधर वैभव सिंह राज सिंहासन पर बैठा और जालिम सिंह के मन ही मन ठाके लगाने लगा। हा हा हा, ऋतुराज, मैंने अपमान का बदला लिया। और बाकी तो टुंडा कबीले के सरदार हुंडा की बेटी सुंडा ही हा हा। और राजा उसी शाम जालिम सिंह के षड्यंत्र में शामिल अपने खास साथियों को सुराज सुंदरी की दावत दी। लो, पियो और आनंद करो दोस्तों। बाकी आज बहुत खुशी का दिन है, हम खूब पियेंगे। अरे, असली जश्न तो हमने कल के बाद मनाएंगे। क्यों? कल के बाद क्या है महाराज? कल हम हुंडा कबीले के सरदार डोडा की लड़की सुनंदा से ज़बरदस्ती ब्याह करके लाएंगे हिस्सा। लेकिन महाराज, हुंडा कबीले का सरदार तो आपका मित्र है। वो मेरा नहीं, ऋतुसेन का मित्र था। मुझे उससे कबीले के सरेआम अपमानित किया था। और कल मैं अपने उसी अपमान का बदला महाराज सरदार की लड़की कबीले का ज़बरदस्ती उठाकर लाऊंगा और विवाह करूंगा। महाराज, मेरी समझ में नहीं आया कि कबीले वाले ने कब और कैसे अपमान किया। आज से कुछ वर्ष पूर्व जब मैं राजा ऋतुसेन के साथ हुंडा कबीले में वार्षिक में शामिल हुआ था, तब उत्सव वाले दिन नाच गाने में कार्यक्रम चल रहा था। न जाने मेरा जी घबरा गया और क्यों मैं उन कुछ देर के लिए घूम टहलाऊं। और मैं घूमता घूमता पास ही के बगीचे में पहुंचा। वाह, क्या खुशबू है! और मैंने एक फूल सूंघ लिया। फूल सूंघते ही बागों में कलियां निखार हैं और ही बागों की कलियां में निखार है। और मुझको तुमसे प्यार ही। और महामंत्री, तुम यह जरूरत थी? अरे बेटी, तुम एक मूर्ख का चप्पल मार कर मचा दो और फिर ही मारो मारो सब मरो ही। और अरे सरदार की बेटी सुनंदा, रुकिए। महामंत्री ने जानबूझकर यह अपमानित नहीं किया, बल्कि मंत्री ने अनजाने में बैलून का फूल सूंघ लिया है। ओह! और फिर यह सुनंदा को रोक गया तब। हा हा हा, अरे ये दिन और ये दिन तक। लेकिन कुछ ही देर बाद मुझे होश आया। बू, मैं गंजा कैसे हो गया रे बू। और वो महामंत्री जी, क्षमा करे, मेरी बेटी की वजह से आपको चप्पल मार मार के गंजा कर दिया। क्या? इस लड़की ने मुझे चप्पल मारे ही? और तभी से मैंने कसम खाई थी अपने अपमान का बदला इस
की से नहीं लूँगा, ऋतुराज से भी लूँगा। आखिर हंसी और अवदेश से लड़की ने मुझे चप्पल से गंजा कर दिया। फिर मैंने उत्सव से लौटते ही बैगुन के बहुत सारे फूल थैले में भर लिए और घर पहुंचकर उन्हें इत्र तैयार कराया और उसी इत्र से ऋतुसेन के राज दरबार में पहुंचने से पहले उसे राज सिंहासन पर लगा देता और राज सिंहासन पर बैठते ही ऋतुसेन कुछ देर में सनक जाया करता और वह शानदार योजना बनाई और ऋतुसेन वास्तव में पता तक नहीं चला। हा हा हा, वह बड़ा इतना बड़ा धोखा महाराज के साथ और दुष्ट जालिम सेन का साथ इसलिए देता रहा कि मैं समझता था महाराज दरबार में पागल हरकत जानबूझकर करते हैं। मैंने अनजाने में अपना पाप प्रायश्चित कैसे करूं? और अपने इस मस्तिष्क में विचार आते हैं, वाह वाह, और कुछ तो कम से कम महाराज को शत्रु टुंडा कबीले के सरदार जालिम सिंह की शादी इरादों पर अवगत करा ही सकता हूँ। वाह। और दूसरे दिन सवेरे सवेरे वैभवगढ़ का उप मंत्री घोड़े पर सवार हुआ और टुंडा कबीले की ओर चल पड़ा। और जब वह जंगल से गुजर रहा था तभी, सरदार जो भी है तुम्हारे पास वह हमारे हवाले कर दो। डाकू भाइयों, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अरे यह तो वैभवगढ़ का उपमंत्री है, तो तुम सरदार के पास ले चलो, इसके बारे में फैसला करेगा, ठीक है रहेगा। और थोड़ी देर बाद, तू तो वैभवगढ़ का उपमंत्री यानी दुष्ट का पिट्ठू, खबरदार जो तूने देवता के समान पुरुष के बारे में कुछ भी अपशब्द कहे तो। सुना साथियों, यह पागल को देवता कह रहा है, यह पागल मंत्री का पागल। हा 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 हा। मैं कहता हूँ राजा सुदर्शन पागल नहीं, बल्कि उसे बेचारों को जालिम सिंह का षड्यंत्र का शिकार थे। षड्यंत्र? हाँ, तुम कह रहे हो कि उप मंत्री ने राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचा है? जी महाराज, आप? हाँ, मुझे जल्दी बताइए महामंत्री जी, मेरे खिलाफ कैसा षड्यंत्र रचा है? तो इसका मतलब कि वीरसेन के पिता वैभवगढ़ के राजा हैं। सुनो, और उप सेनापति सावंत की षड्यंत्र के बारे में पता चला तो ओह, उपदुष्ट के कारण मेरे हाथों कितने निर्दोषों पर घर परिवार बर्बाद हो गए। लेकिन इसलिए आप कति दोष नहीं है महाराज, बर्बाद तो हम जालिम सिंह के कारण हुए हैं और हम उसी से अपने बर्बादी का बदला लेंगे। सरदार ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप लोग हमारे साथ चलिए। जालिम सिंह सैनिकों को टुंडा कबीले में पहुंचने वाले होगा। चलो, हम महाराज के साथ हैं। और तुम एक राजकुमार हो, यह बात तुमने मुझे छुपाई क्यों? तुम वो पार जरूर देखते हो, सब कुछ भूल जो गया था। और राजकुमारी की बात सुनकर पुष्पेंद्र कोमल सुरख हो गए और फिर टुंडा कबीले पहुंचकर राजा ऋतुसेन और दरबार में पूरी बात बताई। ओह, आने दो उस दुष्ट जालिम सिंह को, वह बचकर नहीं जाएगा। हफ। और फिर जालिम सिंह के सैनिकों से टुंडा कबीले में पहुंचा और अचानक ही आक्रमण। जालिम सिंह बौखला उठा। अरे, सैनिकों को मार आक्रमण, और लेकिन चारों ओर से गिर चुका था। परिणाम, ज्वाला सिंह के सैनिक जल्दी ही मार दिया। उन दोनों को मरते देख बाकी सैनिक अपने हथियार डाल दिए। अब इन पर कोई शस्त्र नहीं चलाएगा। और फिर राजा अपने साथियों सहित वापस वैभवगढ़ राज्य महल में पहुंचा। वहाँ उपस्थित जनसमूह द्वारा सच्चाई पता लगा तो हमने काम का देवता स्वरूप महाराज पर पागल समझा। हाँ, बुरा और दुष्ट जालिम सिंह जिसे हमें धोखे में रखा,
अगले दिन पल, जिंदाबाद ऋतुसेन जिंदाबाद। भाई ऋतुसेन, हम अपने पिता की जय जयकार तब करेंगे जब हमारा विवाह तुमसे करवाएगा। धत। समाप्त दोस्तों।